आपने लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कभी टीवी ऑन किया है? अरे बहुत बोरिंग है आपको लगता होगा, लेकिन कभी कभी मज़ेदार भी होता है। लोकसभा या फिर राज्यसभा की जब कार्रवाई होती है, जरा देखिए उसे। वहाँ पे कई सांसद होते हैं, जनप्रतिनिधि जिन्हें कहते हैं जनप्रतिनिधि। वो क्या करते हैं, अपने एरिया की बात को उठाते हैं कि हमारे फलां एरिया में ये समस्या है, इसके लिए फंड पास कीजिए या इस समस्या का समाधान कीजिए जनाब। और इस तरह से बहुत वहाँ काँ चे पे पे ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे इतना शोरगुल होता है, क्यों? क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि, सारे सांसद जो होते हैं अपने अपने एरिया की बात को रखते हैं वहाँ। ये सांसद कहाँ से आते हैं या ये जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? जन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जनता। जनता। आपको एक चीज़ और मालूम होगी, हम वोट देते हैं। आप शायद दें ना दें हमें नहीं मालूम, 18+ हैं तो देंगे। तो 18+ के जितने भी लोग हैं वो वोट देते हैं, वोट देना भी चाहिए। उस वोट के द्वारा होता क्या है, वोटिंग के द्वारा या फिर इलेक्शन के समय होता क्या है? इलेक्शन के समय हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। किसका? एक ऐसे व्यक्ति का जो कि आपकी क्षेत्र की समस्याओं को सुनेगा और उसे कहाँ पहुँचाएगा? केंद्र तक पहुँचाएगा, भारत सरकार तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो ये कौन है? ये जैसे सारे जनता मिलकर के इन्होंने सारी जनता ने इन्हें चुना, तो ये क्या हुए? जी हाँ, प्रतिनिधि हुए। ठीक है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं सारी जनता का। अब आप ये सोचिए कि सब लोगों को अगर केंद्र जाना हो, दिल्ली जाना पड़े अपनी समस्या लेके, कोई सफाई की समस्या अपने क्षेत्र में ले जाए, ये भी अलग अलग सारे लोग का पहुंचना क्या संभव है केंद्र तक? नहीं संभव है। सारे लोगों से अगर बातचीत करी जाए तो सारे लोगों को करना कितना कठिन हो जाएगा, सबकी समस्या सुनना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि बना देते हैं, लोकल भाषा में नेता। ये नेताजी जो होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो हमारी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, ये माना जाता है, ये मान लीजिए आपका क्षेत्र है इलाहाबाद, प्रयागराज या वाराणसी या फिर जो भी आपका क्षेत्र है, वहाँ के किसी विशेष कस्बे के या सिटी के ये क्या हैं, नेताजी हैं, सांसद हैं, वहाँ से सांसद हैं। तो ये क्या करेंगे, आपकी समस्याओं को कहाँ पहुँचाएंगे? लोकसभा राज्यसभा में केंद्र तक पहुँचाएंगे। तो ये प्रतिनिधि करते हैं आपकी समस्याओं को। आपका प्रतिनिधि कौन करता है? एक नेता करता है। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात राजनीति की ओर क्यों मोड़ दी। मुझे तो पढ़ाना अर्थशास्त्र है और ऊपर में हेडिंग भी है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना, जो कि आपका 5th लेसन है। तो भाई मैंने यहाँ राजनीति की बात नहीं शुरू की है, मैं केवल इंटरलिंक करना चाहती हूँ कि जैसे ये प्रतिनिधि आपके एरिया के होते हैं, ठीक वैसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक प्रतिनिधि मान होता है, माप होता है, जो कि सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है ना। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमने अभी तक आरेखी रिप्रेजेंटेशन देख लिया, सारणीकरण देख लिया, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो सीधे रूप में आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण की विधियां हैं। यानी कि संख्या के रूप में, जब हम संख्या के रूप में आंकड़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी चीज़ में दिखाएंगे, तो सारे के सारे आंकड़े, अगर मान लीजिए इतने सारे आंकड़े हैं, इनके बदले हम क्या करेंगे, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। जैसे सारे लोगों की समस्याओं, पूरे जनसंख्या की समस्याओं के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करके हमने भेज दिया और हम ये मान रहे हैं कि सबकी समस्या यहाँ पे एक प्रतिनिधि बताएगा। उसी तरह से एक ऐसा माप होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो कि सारे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करती है, सारे आंकड़ों की प्रवृत्ति और उसके लक्षण को बताती है ना। तो ये क्या होती है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये जो संख्या होती है वो सारे आंकड़ों के परिमाण के विषय में जानकारी देती है। ठीक, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? आंकड़ों के आधार पर नीति निर्धारण करते समय आंकड़ों के व्यक्तिगत मानों पर ध्यान देना संभव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि मान यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के आधार पर ही समस्त निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मान होते हैं आंकड़ों के मध्य में ही स्थित होते हैं, इसी में से कोई एक होता है। जैसे सारे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो सारे क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो मान होता है वो आंकड़ों के मध्य में ही स्थित होता है। और चूंकि आंकड़ों के अधिकांश मान या तो केंद्रीय मान के बराबर होते हैं या केंद्रीय मान के सन्निकट होते हैं, समीप ही होते हैं, तो आंकड़ों के इस लक्षण को, इस आंकड़ों के जो ये लक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय
प्रवृत्ति कहते हैं। अब आ गई बात समझ में। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि इनमें से कोई एक बीच का ही मान होता है, केंद्र का मान होता है, इसलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है इस मान को। ठीक है, कि आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमें करनी है, यानी कि इन आंकड़ों, यानी कि इतने सारे लोग होते हैं उसमें से एक नेता का चयन करना है। इतने सारे आंकड़े हैं उसमें से एक ऐसे आंकड़े का चयन करना है जो कि इनके बीच का हो। ठीक है, जैसे नेता को हम कहते हैं ना कि जब वो जन के बीच का होगा, जनसंख्या के बीच का होगा, तब तो उनकी समस्याएं समझ पाएगा। अगर वो झुग्गी झोपड़ी का कोई नेता निकल रहा है तो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा तभी तो समस्याएं समझ पाएगा। ये नहीं कि वो बिल्डिंग में रह रहा है, मल्टीप्लेक्स में रह रहा है और यहाँ की वो समस्या समझे, ऐसा नहीं होता। तो नेता इनके बीच का होना चाहिए, वही सही से इनको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह ये जो होता है माप, ये जो मान है उसके आंकड़ों के बीच का होना चाहिए। अब यहाँ बीच की बात मतलब केंद्र की बात, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम यहाँ पे मापेंगे और उस मान को निकालेंगे कि वो मान क्या है जो कि इतने सारे आंकड़ों में से कोई एक होगा, और उसी को देख करके हम इन सब के प्रवृत्ति को जान जाएंगे। समझ गए बात को। यानी यहाँ पे 100 आंकड़े हैं, उस 100 में से हमें केवल एक आंकड़ा चुनना है, मापना है। उसको कैसे मापना है, कई उसके तरीके होते हैं, चलिए देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। अंक गणितीय माध्य, समांतर माध्य या माध्य से कहते हैं अर्थमेटिक मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन और गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन आपके कोर्स में केवल 1, 2, 3 यानी अंगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन और माध्यिका और बहुलक, यही 3 आपके कोर्स में हैं। बीए वगैरह में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो हरात्मक माध्य और गुणोत्तमक माध्य भी, गुणोत्तर माध्य भी पढ़ा जाता है। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये क्या है और ये विधियां किस तरह से कार्य करती हैं, ये देखते हैं। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, इसमें हम एक उदाहरण ही पहले ले लेते हैं कि स्टूडेंट मान लीजिए 5 हैं, ABCDE, और मार्क्स उन्होंने परीक्षा दी, मार्क्स मिले 20, 24, 28, 38, 30। तो यहाँ पे हम अगर एवरेज निकालें यानी कि औसत निकालें, ठीक है, यही हमारा माध्य होता है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, समांतर माध्य या औसत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, औसत के लिए 20 + 24 + 28, 38 और 30। ठीक है, और बट्टे क्या करेंगे, यानी कि भाग किससे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ पर हम भाग देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हम भाग देते हैं तो यहाँ हमारा क्या, इसका जो आंसर है वो क्या आता है, 140/5, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर 28 आएगा। यानी कि समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो गया, 28 आया। तो औसत या सामान्य जो माध्य होता है यही होता है। अब इसको सूत्र के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सूत्र के रूप में इस तरह से, आपके बुक में भी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत ही ईजी है। इसमें जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x1, x2, x3, x4, मतलब कई हो सकते हैं, यानी कि xn हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम xn की बात करते हैं और इसको किससे दिया जाता है, n से ही भाग दिया जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का ऐसे, ये साइन इस तरीके से होता है, यानी कि ये क्या है, माध्य या औसत का साइन होता है। तो हम इसके जो मान हैं, मार्क्स हैं या प्राप्तांक हैं या जो मान है उसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे प्लस आप कर लीजिएगा, ये प्लस है, सबको जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको n संख्या, यानी जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका दूसरा रूप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का जो माध्य है वह सम ऑफ x, ये सम का चिन्ह होता है यानी कि जोड़ का होता है, बटे n। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह यहाँ निकल कर ये आएगा। और समांतर माध्य औसत ही होता है, किसी भी चर का औसत होता है। यहाँ पे जिस तरह से हमने निकाला, यहाँ पे पूरे चर को जोड़ के उसकी संख्या से भाग दे दिया जाता है, ये समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन को ज्ञात करने के लिए 2 तरह से ज्ञात किया जाता है, असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। सबसे पहले हम असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य देखेंगे। ये 3 तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि इसे कहते हैं, और कल्पित माध्य विधि कहते हैं, और तीसरा है पद विचलन विधि। तो एक एक करके हम इसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ है क्या। प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में
असुमेहित आंकड़ों की जो श्रृंखला के लिए समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है वो कैसे किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि वही है जो अभी हमने बताया कि हम विभिन्न मूल्यों को जोड़कर उसमें कुल मूल्यों की संख्या से भाग दे देते हैं, जिससे समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। ठीक है, कुल मूल्यों को हम जोड़ लेंगे, है ना, सारे वैल्यूज को हम जोड़ लेंगे और फिर उसमें नंबर्स ऑफ वैल्यूज, कितने नंबर्स हैं वैल्यूज के, वो हम उससे भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे समांतर माध्य निकल आता है। ये जैसे कि ये कब यूज होता है, जैसे परीक्षा में छात्रों के औसत अंक ज्ञात करने हैं, औसत लंबाई ज्ञात करनी है कक्षा की, तो ये जो कुछ आंकड़े होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आंकड़े जो होते हैं उनके लिए ये होता है समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, कुल मूल्यों की संख्या, जैसे कि यहाँ सम ऑफ एक्स कुल मूल्यों की संख्या है, इससे भाग देते हैं नंबर्स ऑफ वैल्यूज यानी कि n से भाग देते हैं, तो हमारा यहाँ क्या निकल आता है, समांतर माध्य निकल आता है। ठीक है, इसका सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं। जब डेटास कम होते हैं तब तो हम प्रत्यक्ष विधि जो अभी मैंने बताई उससे कर लेते हैं गणना समांतर माध्य की, लेकिन यदि डाटा में दिए गए मान की संख्या बहुत अधिक है या फिर ये मूल्य दशमलव में है, भिन्न में है या बहुत बड़े हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। हम प्रत्यक्ष विधि नहीं यूज कर सकते जब बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त विधि यानी कि कल्पित माध्य, इसमें कल्पित माध्य का मतलब कल्पना की जाती है माध्य की, है ना, इसमें इसका यूज करते हैं जब बहुत बड़ा आंकड़ा हो, दशमलव में हो, भिन्न में हो और बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समांतर माध्य अज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। ठीक है, जितने भी आंकड़े हैं उसमें से एक हम मान लेंगे कि भाई ये है हमारा माध्य, और अन्य दिए हुए चर मूल्यों में से इस कल्पित माध्य को जो हमने माना है, मान लीजिए कि हमने x को मान लिया, ठीक है, तो x से अन्य दिए हुए चर मूल्यों को इस कल्पित माध्य को घटाकर कल्पित माध्य से उसका विचलन डिवाइएशन ज्ञात कर लेते हैं। सबको एक एक करके x को सबसे घटाते हैं। ठीक है, घटा लिया सबसे और इनका क्या कर दिया हमने, प्राप्त कर लिया, विचलन प्राप्त किया। ठीक, अब इन विचलनों के योग में चर मूल्यों की कुल संख्या से भाग देकर इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो चर मूल्यों से यहाँ क्या है, विचलनों के योग में चर मूल्यों की संख्या से भाग देकर इसका माध्य हम निकाल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, कल्पित माध्य में जोड़ देते हैं। यही हमारा समांतर माध्य होता है। इसको फिर एक बार बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एज्यूम मीन कर लेते हैं, यानी कि एक मान लेते हैं उनमें से, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कई दिए हुए हैं, उसमें से एक्स को हमने मान लिया कि ये हमारा माध्य है। अब क्या करेंगे, जितने भी चर दिए हुए हैं जेड ए बी सी, उनसे चर मूल्यों में से इस कल्पित माध्य को घटाएंगे और कल्पित माध्य से उसका विचलन घटाकर हम विचलन ज्ञात करते हैं। एक हमारा कॉलम बढ़ जाता है विचलन का। अब क्या करते हैं, इन विचलनों को योग कर लेते हैं, विचलन को योग कर लेंगे और चर मूल्यों की संख्या को इससे भाग देंगे। समझ इसको हम चर मूल्यों की संख्या से भाग देंगे और इसका माध्य निकालकर फिर क्या करेंगे, वापस हम x में उसको जोड़ देंगे। ठीक, यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इस पैराग्राफ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें पहले समांतर माध्य एज्यूम करना है, मान लेना है, कल्पना कर लेनी है उसकी, और बाकी चरों को उससे घटा लेना है और घटा के विचलन ज्ञात कर लेना है। फिर विचलन को योग कर लेना है और योग करके उनमें कुल संख्या से भाग दे देना है और जो भाग निकलेगा उसको वापस कल्पित माध्य में जोड़ देना है। यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। इसको और स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। चलिए, ये उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है कि श्रमिक हैं ABCDEFGH, मतलब 10 श्रमिक हैं यहाँ पे। ठीक है, और मासिक आय उनकी इस तरीके से है, बड़े बड़े आंकड़े हैं। तो यहाँ पे कल्पित माध्य हमने 80 को मान लिया है और यहाँ कल्पित माध्य से जब विचलन ज्ञात करते हैं तो 80 में से 80 गया 0, फिर 75 में से 80 गया -5, 15 में से 80 गया -65, 70 में से 80 गया -10, 100 में से 80 गया +20। इस तरह से हम माइनस करके इनका विचलन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस विचलन को जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, इसको कुल हम देखते हैं तो कितना निकलता है, ये x के रूप में। पहले तो ये हमारा यहाँ पर
जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि सबसे पहले इनको हम जोड़ेंगे तो n है ये हमारे, ये जो संख्या है चरों की वो कितनी है 10 है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मासिक आय है श्रमिकों की वो क्या हो जाएगी हमारी x है, ठीक है। ये कितना है 700 है, ठीक है। ये पूरा हम जोड़ेंगे तो कितना आया 700 आ जाएगा। उसके बाद dx यानी कि विचलन है, विचलन को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे जब आप इसे जोड़ेंगे माइनस और प्लस के साइन के साथ तो यहाँ पे -100 आता है हमारा, ठीक है। तो ये 3 मान हमारे ज्ञात हो जाते हैं। ये जो 100 है ये विचलन को हमने क्या भी आपसे बताया था कि ये जो जब विचलन ज्ञात हो जाता है उसे n से हम क्या करते हैं माइनस, देखिए 100 है इसको n हमारा क्या है 10 है, इससे भाग देते हैं और फिर जोड़ देते हैं 80 से, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कल्पित माध्य है इससे हम जोड़ देंगे। जब हम ये चीज़ करते हैं यहाँ पे 80 प्लस -100 बटे 10, ये जब हम करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो आता है वह कितना आता है -10, यहाँ पे हो जाएगा -10, 80 -10 यानी कि हमारा जो x आएगा वो क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है। इसको हम सूत्र के रूप में इससे पहले ही मतलब बता देती हूँ मैं, सूत्र के रूप में कल्पित माध्य के द्वारा जो मान समांतर माध्य निकाला जाता है वो कैसे है, a है प्लस सम ऑफ विचलन डिवाइडेशन बटे n, ठीक है। जो मैंने अभी आपको वाक्य के रूप में दिखाया उसे सूत्र के रूप में इस तरीके से लिखते हैं और ठीक इसी पे मैंने बैठाया a, यानी कि ये जो 80 है ये हमारा क्या है a है, यानी कि कल्पित माध्य है, प्लस डिवाइडेशन का यानी कि विचलन का योग, ये योग का साइन होता है, विचलन का योग हमारा यहाँ 100 -100 आया था, -100 बैठाया, और n यानी कि श्रमिकों की संख्या कितनी है n यहाँ 10 है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारा 70 आता है, यानी कि कल्पित माध्य विधि से जो समांतर माध्य निकला वो हमारा कितना हुआ 70 हुआ। इस तरह से कल्पित माध्य के द्वारा भी हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। देखिए संक्षिप्त विधि को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए चर मूल्य या उनके विचलन को ऐसी संख्या से भाग दे देते हैं जो उनमें उभयनिष्ठ हो। जैसे कि हमने विचलनों को ज्ञात किया, उसके बाद एक ऐसी संख्या को भाग दे देते हैं, एक ऐसी संख्या उसमें से ले लेते हैं जो कि कॉमन होती है उसमें, जिससे क्या होता है ये और अधिक छोटे हो जाते हैं। इसी को पद विचलन विधि कहते हैं, स्टेप डिवाइडेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें संक्षिप्त विधि को और अधिक सरल बना दिया जाता है और जब इसको उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन संख्या से भाग देते हैं तो ये और अधिक छोटे हो जाते हैं, ठीक है। फिर पद विचलनों के माध्य को इस कॉमन मूल्य से गुणा करके, ठीक है, गुणा किया जाता है, इसमें कल्पित माध्य को जोड़कर समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए क्योंकि ये एक तरह से संक्षिप्त व्याख्या है उसकी। जब अभी उदाहरण में देखूंगी बिल्कुल आपको उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो संक्षिप्त विधि को और अधिक सरल बनाने के लिए विचलनों में से ऐसी संख्या को लिया जाता है जो कि कॉमन हो। देखिए उदाहरण के द्वारा ये किस तरह से होता है। पद विचलन विधि से जो सूत्र है पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का वो इस तरह से लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर a और प्लस dx यानी कि डिवाइडेशन जो है बटे यहाँ पे n हो जाता है। n हमारा कुल मूल्यों का कुल चरों का मूल्य है, नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, और गुणे c यहाँ पे कॉमन नंबर जिसको समापवर्तक भी कहते हैं वो है, जो कि हम मान लेते हैं जो कि कॉमन होता है सब में, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र को अप्लाई करके भी हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तो ये सूत्र आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मजदूरी संख्या f है और dx कल्पित माध्य यहाँ पे 35 ले लिया गया है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसी की है और ये कॉमन है सारे चरों में। 35 जो है निहित है, तो निहित जब है तो इसे हमने कल्पित माध्य मान लिया और इससे विचलन हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, माइनस करते हुए विचलन ज्ञात करते हैं। उसके बाद f गुना dx यानी कि आवृत्ति को गुणा किया हमने विचलन से। जब ये चीज़ कर लिया तो यहाँ पे हम फिर इसका योग कर लेते हैं और f का योग कर लेते हैं। अब इसे जब हम ज्ञात करते हैं तो इसके सूत्र पे इसे बैठाएंगे, a हमने जो कल्पित माध्य ज्ञात किया है प्लस सम ऑफ f dx बाई f। जब हम यहाँ पे इन सारे को बैठाते हैं तो 35 प्लस
3150 हमें यहाँ पे FDX ज्ञात हुआ है। ठीक है, ये जो गुणा करके मिला है FDX वो है हमारा 3150 बटे F हमारा 460 है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 41.85 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे 35 हमारा कल्पित माध्य और ये जो हमारा है समांतर माध्य निकल जाता है 41.85। तो यहाँ पे हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नंबर को जब लेते हैं कल्पित माध्य मानते हैं तो ये और छोटे हो जाते हैं और गुणा करके फिर हम इस तरीके से भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इसका जो अगला पार्ट है बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ख़त्म करना है और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए अगले पार्ट में आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर नीला कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का जो बटन है रेड कलर का उसे ग्रे कीजिएगा। और कोई क्वेरीज हो या फिर इस पार्ट में कोई भी ऐसी आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।